आज के क्लास में जानेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता दूं कि पेपर कोड है वो 110 है। पेपर कोड जो है वो 110 है और सेमेस्टर जो है वह तीसरा सेमेस्टर है और पेपर एक के लिए है। पेपर एक जो आपका होगा, जो सभी के लिए अनिवार्य है, पेपर एक के लिए है, जिसको शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ कहते हैं, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ये सभी आप लोगों को पता है भी है। और चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। समय और शिक्षा जो है वो एक मनुष्य को सफल बनाने के लिए समय और शिक्षा दोनों ही बहुत ही उपयोगी है। आप लोग समय को बर्बाद मत करिए। जो भी समय मिलता है उस समय में आप पढ़ाई करिए। आप लोग समय का उपयोग कीजिए। समय जो है, टाइम और शिक्षा, ये किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए एक अहम भूमिका अदा करता है। अगर आज आप लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो फिर बाद में आप के पास समय रहेगा भी तो किसी काम का नहीं। तो समय निकालिए और थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपका एग्ज़ाम डेट भी है, वो भी आ गया है। अक्टूबर के एंड में आप लोग का एग्ज़ाम होने का पूरा कंफर्म है कि एग्ज़ाम होगा ही, तो तैयारी पर आप लोग जुट जाइए। चलिए आज का क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, संप्रेषण जो है वो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। संप्रेषण जो है वो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों जो है, बिना संप्रेषण के शिक्षा जो है और शिक्षण जो है, इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। शिक्षा और शिक्षण की जो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है किसके बिना? तो संप्रेषण के बिना। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किसके बिना डैश दे देगा कि संप्रेषण जो है वो किसके बिना कल्पना नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दे देगा कि शिक्षा के बिना, ऑप्शन सेकंड देगा कि शिक्षण के बिना, ऑप्शन थर्ड देगा कि दोनों के बिना, ऑप्शन फोर्थ देगा कि नहीं, इनमें से किसी के बिना नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड होगा, शिक्षा एवं शिक्षण। शिक्षा एवं शिक्षण दोनों के द्वारा। संप्रेषण शब्द को ही अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा, किस भाषा से? तो लैटिन भाषा। ये भाषा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सी भाषा है? तो लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट जो है इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। कम्युनिस्ट शब्द का जो अभिप्राय है, इस कम्युनिस्ट शब्द का अभिप्राय जो है वो क्या है? कॉमन है। कॉमन कहिए या सामान्य कहिए, कॉमन कहिए या सामान्य कहिए। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, संप्रेषण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। व्यक्ति जो है वो सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अब जान लेते हैं कि संप्रेषण का अर्थ क्या है। संप्रेषण का अर्थ क्या है? संप्रेषण का अर्थ जो है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना है। सूचनाओं का और विचारों का आदान प्रदान करना है। सूचनाओं का और विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है, इसका अर्थ होता है। शिक्षा और संप्रेषण का बिना
सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना भी संभव नहीं है। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं। आप एक शिक्षक होने के नाते जब आप बच्चों से बातचीत करते हैं तो बातचीत करना क्या है? संप्रेषण है। जब बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं वह भी क्या है? संप्रेषण है। तो संप्रेषण क्या है? अपने विचारों को या कोई भी सूचना हो उसको आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी संप्रेषण क्या है के अर्थ और इसकी परिभाषाएं को अच्छे से समझ लिए हैं। इसके बारे में अगर लिखने के आ जाए एक प्रश्न तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो चले अब इससे रिलेटेड प्रश्न जो है उसको हल कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो किस तरह के बनते हैं, इसकी जो परिभाषाएं, उस परिभाषाएं के आधार पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी के बारे में आप लोग प्लीज़ क्लास को अंतिम तक देखिएगा। इन सभी के बारे में अगर आपको जानना है, क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर करिए। जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, यही क्लास को शेयर करिए और लाइक करिए। सभी दोस्तों के बीच शेयर करिए। क्लास को शेयर करने से आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, बट मुझे एक प्रेरणा मिलती है और मैं क्लास को और ज़्यादा समय दे पाती हूँ। तो आप लोग क्लास को जितना हो सके शेयर करिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो फर्स्ट है, संप्रेषण वह साधन है, संप्रेषण जो है वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। किसका कथन था? ऑप्शन आ कह रहा है कि एच कुंटज और एच बेरिस के। ब कह रहा है कि चेस्टर आई बर्नार्ड का। स कह रहा है कि एडगर डेले का। और द कह रहा है कि एंथोनी एफ ग्रासा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेस्टर आई बर्नार्ड का कथन है। एडगर डेले के अनुसार, एडगर डेले ने संप्रेषण को परिभाषित किए थे। एडगर का कथन था कि संप्रेषण जो है वो विचार विनिमय के मूड में, विचार विनिमय के जो मूड होते हैं, विचारों तथा भावों को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। जो भी विचार है उसको जानने और उसको समझने की परस्पर एक प्रक्रिया है। किसके अनुसार? तो एडगर डेले के अनुसार। इसी तरह और भी मनोवैज्ञानिक के परिभाषाएं देख लेते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक के परिभाषाएं जो है वो महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आए देखते हैं। संप्रेषण की परिभाषा देते हुए लिंगन्स के कहना है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। किसके कथन है? तो लिंगन्स के कथन है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि इसको याद कैसे करें? इतना बड़ा जो परिभाषा है इन्होंने दिया है तो इसको याद कैसे करें कि जो एग्जाम में आपको याद रहे? तो सबसे पहले कि क्या करिए कि ना इससे रिलेट करिए कि जैसे कि लिंगन्स ने क्या कहा है। लिंगन्स का कथन है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग हैं। अब इनसे ये रिलेट कर लीजिए कि लिंगन्स का कथन है कि दो या दो से अधिक लोग हैं, जिसमें दो या दो से अधिक लोग जो है विचारों को, तथ्यों के, भावों को, अब तो ये तो आसानी बात है कि विचार, तथ्य, भाव, प्रभाव आदि का एक प्रकार का विनिमय करता है। बस यहीं तक याद कर लीजिए कि विनिमय करता है। किसका कथन था? तो लिंगन्स का कथन था। आपको एग्जाम तक याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं लुगिश एवं बिगन के अनुसार। लुगिश एवं बिगन्स के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों
मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। और लुगिस और विगन के अनुसार यहाँ पर परिवर्तन लाया जाता है, अभिवृत्तियों के में परिवर्तन लाया जाता है। किसमें? सामाजिक व्यवस्था के जो अंतर्गत सूचनाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं, उनके निर्देशों हैं, निर्माण है, इनमें एक विचार और इनके मतों में अभिवृत्तियों के एक परिवर्तन लाना ही संप्रेषण है। किसके अनुसार? तो लुगिस एवं बीगल के अनुसार। यहाँ तक याद हो जाएगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एडगर डेले के अनुसार। एडगर डेले के अभी हमने देखा कि एडगर डेले जो है संप्रेषण के जो है वो विचार विनिमय के एक मूड में विचारों तथा भावनाओं के परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया, परस्पर जानने और समझने की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण के इन्होंने 3 सरल जो है वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दिए हैं, जो यहाँ पर है 3 जो है। नेक्स्ट है चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। एक साझा या सामान्य उद्देश्य जो है वो प्राप्त किया जा सके। किसके अनुसार? तो चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश पर यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। एंथोनी एफ ग्राशा के अनुसार संप्रेषण अंतः व्यक्ति प्रक्रिया है जिसमें शाब्दिक संकेतों जैसे कि शब्द, वाक्य और अशाब्दिक संकेतों जैसे कि शारीरिक आसन, चेहरे के हाव भाव आदि 2 या अधिक व्यक्ति समझते हैं। 2 व्यक्ति समझते हैं और उससे अधिक व्यक्ति समझते हैं और एक दूसरे के साथ उनका आदान प्रदान करते हैं वह भी संप्रेषण है। किन्होंने कहा? तो एंथोनी एफ ग्राश ने कहा। इजर डेलस ने संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा कि यह विचारों और भावों को पारस्परिकता की मनोवृत्ति में बांटना है। किसी भी संगठन का अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करती हुई मुक्त प्रणाली बनाना केवल संप्रेषण के द्वारा ही होता है। मुक्त प्रणाली जो बनाया जाता है वह केवल संप्रेषण के द्वारा ही संभव हो सकता है। मैरीहस ने संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा कि मैरीहस ने संप्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों तथा संवेगों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण जो है वो चिंतन, विचारों, तथ्यों तथा संवेगों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। जॉन डेवी के अनुसार संप्रेषण अनुभवों के तथ्य तक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती, जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति जो है वो नहीं बन जाती। हॉलैंड के अनुसार संप्रेषण की इस प्रकार से परिभाषित इन्होंने किया है कि यह प्रक्रिया है कि संप्रेषण जो है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अर्थात संप्रेषक आमतौर पर मौखिक संकेत हस्तांतरित करता है। संप्रेषक जो है वो आमतौर पर मौखिक संकेत जो है वो हस्तांतरित करता है ताकि दूसरे व्यक्ति अर्थात प्राप्तकर्ता के व्यवहार में संशोधन हो, ताकि जो प्राप्तकर्ता यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके व्यवहार में संशोधन हो। किसके अनुसार? तो हैवलैंड के अनुसार। ब्रूकर के अनुसार इन्होंने कहा, परिभाषित करते हुए संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा कि संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश ले जाता है। जो क्या करता है? वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित कराता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश जो है उसको ले जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन परिभाषाओं को अच्छे से आप लोग जान लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा क्या है।
जो साथी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग शेयर करिए। शेयर करना आप लोग बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, तो आप लोग शेयर करते रहिए क्लास को। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन आ कह रहा है कि शाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन ब कह रहा है कि अशाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन स कह रहा है कि दोनों, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण के जो प्रकार है वो शाब्दिक और अशाब्दिक, अभी हमने परिभाषाएं में भी कुछ स्पष्ट हो गया था कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह से होता है। तो संप्रेषण जो है वह दोनों तरह से होता है। अब जान लेते हैं कि संप्रेषण के जो शाब्दिक और अशाब्दिक है, शाब्दिक में जो जिसको इंग्लिश में फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं और अशाब्दिक को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो शाब्दिक संप्रेषण में कौन कौन से आते हैं और अशाब्दिक संप्रेषण में कौन कौन से आते हैं, तो चलिए हमारे साथ क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। संप्रेषण कम्युनिकेशन जो है वो दो पार्ट है, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक जो संप्रेषण है वो दो प्रकार से हो जाता है, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित, ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। अशाब्दिक जो है एक होता है वाणी संकेत और दूसरा होता है चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, और तीसरा जो होता है स्पर्श संपर्क, स्पर्श संपर्क। शाब्दिक संप्रेषण जो है, शाब्दिक संप्रेषण शब्दों को और अपने हाव भाव को, शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये भाषा जो होती है वो मौखिक रूप में वाणी द्वारा तथा लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वारा विचार अथवा अनुभवों को दूसरे के समक्ष, दूसरे व्यक्ति के समक्ष उसको प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी आपके विचार हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए, जब आपके मन में कोई प्रश्न उठता है या आपके मन में जो भी विचार है वो दूसरे के समक्ष क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। वो प्रस्तुत करना ही क्या है, संप्रेषण है। शाब्दिक संप्रेषण जो है वो मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण दोनों प्रकार से होता है। मौखिक संप्रेषण वो हो गया कि जैसे कि मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप में वाणी द्वारा तथ्यों तथा सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता है। वाणी तो आप लोग समझते ही होंगे कि मौखिक जैसे कि बोल चाल की भाषा में इसको सूचनाओं को आदान प्रदान का, और लिखित जैसे कि लिखकर सूचनाओं को उसको आदान प्रदान करना लिखित होता है। और अशाब्दिक संप्रेषण जो है, अशाब्दिक संप्रेषण में आप अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें किसी भी, ये ध्यान दीजिए कि भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है, भाषा का प्रयोग जो है इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इनमें वाणी संकेत और चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं के प्रयोग एवं स्पर्श संपर्क आदि प्रमुख प्रकार के संप्रेषण होते हैं। तो वाणी संकेत क्या है, स्पर्श आदि प्रमुख जो होते हैं इसमें वाणी संकेत वो कि वाणी संप्रेषण में विचारों तथा भावनाओं, इसके जो भी विचार है तथा इसके भावनाओं को अभिव्यक्त व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे छोटे समूहों में अपने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। आमने सामने रहकर, इसमें वाणी जो है आमने सामने आप रहकर इसके विचारों को आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि वार्ता के मध्य यस यस जैसे कि हाँ हाँ कहना, या बीच बीच में अथवा हाँ हूँ कहते चले जाना, कि अगर कोई बोलता है तो फिर आप बस हाँ हूँ, ये क्या है, वाणी संप्रेषण है। मुंह से सीटी बजाना यह भी वाणी संप्रेषण है। मुस्कुराना यह भी क्या है, वाणी संप्रेषण है। मुस्कुराहट भी वाणी संप्रेषण है। चीखना, चिल्लाना, ठहाके लगाना, घिघियाना, ये सभी क्या है, वाणी संप्रेषण है।
और चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, चक्षु संपर्क और मुख मुद्राएं में व्यक्ति जो होते हैं वो संप्रेषण में चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कक्षा में चक्षु संपर्क का इंग्लिश में आप कहते हैं इसको आई टू आई कंटेक्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आई टू आई कंटेक्ट। मेरी भाषा पर ध्यान दीजिएगा, लिखावट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि लिखावट जो है यहाँ पर हो नहीं पाती, ठीक है। आई टू आई कंटेक्ट, ठीक है, के माध्यम से जब शिक्षक जो है अपने छात्रों की मन स्थिति का सही अंदाजा लगाने में सफल होते हैं। संवेदनात्मक स्थिति की अभिव्यक्तियों में छात्रों की मुख मुद्राएं बहुत अहम भूमिका निभाती है। मुख मुद्राएं के माध्यम से ही प्रसन्नता, भय, क्रोध, शक और आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरल से किया जाता है। बाधिरों एवं गूंगे व्यक्तियों के लिए भी यह संप्रेषण जो है अत्यंत उपयोगी है। आई टू आई कंटेक्ट। स्पर्श संपर्क में स्पर्श को ही संप्रेषण का प्रमुख माध्यम माना जाता है कि स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में सार्थक होता है। हाथ के मिलाने से ही पता चल जाता है कि यह दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का, यह प्यार का हाथ है अथवा दिखलावे के लिए प्रदर्शन का। माँ के हाथ का एक स्पर्श मात्र उसके शिशु को बहुत कुछ कह जाता है। प्रशंसा की एक शाबाशी, प्यार का एक चुम्बन अपने आप बहुत सी भावनाओं, संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्त का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक इसमें आता है स्पर्श संपर्क में। दृष्टिहीन छात्रों के लिए स्पर्श एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होता है। स्पर्श के माध्यम से ही दृष्टिहीन बच्चे जो है सीखते हैं। और वाणी जो है इसमें हमने क्या सीखा था? इसमें हाँ हाँ करना या हूँ, ये सभी किस में होता है? तो वाणी में होता है, हाँ हाँ या हूँ करना। यहाँ तक संप्रेषण के जो प्रकार है इसको यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं कि शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक संप्रेषण और लिखित। इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें भाषा का प्रयोग होता है और भाषा का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। और इसमें वाणी, चक्षु संपर्क या मुख मुद्राएं जिसके आई टू आई कंटेक्ट और स्पर्श जो होता है वो किस में होता है? तो अशाब्दिक संप्रेषण में होता है। शाब्दिक संप्रेषण को याद करना ठीक है, इसमें तो सिर्फ लिखित और मौखिक होता है। इसमें हाँ हाँ करना या इस प्रकार हूँ करना वाणी संप्रेषण में ही आता है। इस तरह से आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ लिए हैं। यहाँ पर तुलनात्मक तरीके से संप्रेषण के प्रकार को देखिए कि शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें वाणी संप्रेषण, वाणी बिना संप्रेषण, वाणी के द्वारा संप्रेषण जो है इसमें शाब्दिक संप्रेषण में बोले जाने वाला शब्द जैसे होता है कि मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित। अशाब्दिक संप्रेषण में ठहाका लगाना, चीखना, हाँ हूँ करना और मुख मुद्राएं, हाव भाव एक इसमें आते हैं। तो अशाब्दिक संप्रेषण में इसको ध्यान दीजिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? तो ठहाका लगाना, चीखना, हाँ हूँ करना और मुख मुद्राएं, हाव भाव ये सब किस में आते हैं? तो नॉन फॉर्मल में आते हैं। और वर्बल में कम्युनिकेशन में कौन आते हैं? तो बोले जाने वाले शब्द जैसे कि मौखिक हो गया, लिखित हो गया। अभी हम बोल रहे हैं क्या है? मौखिक है, किस में आएगा? तो शाब्दिक संप्रेषण में आएगा। संप्रेषण सदैव प्रक्रिया है। संप्रेषण सदैव प्रक्रिया है किसका? गत्यात्मक का या द्विमार्गी का, उद्देश्यपूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गत्यात्मक का। संप्रेषण सदैव एक प्रक्रिया है किसका? गत्यात्मक का। अभी इसके भी हम लोग देखें कि संप्रेषण अनुभवों के, संप्रेषण जो है वो अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती। यह किसका कथन है? तो आ जो है जॉन डेवी का कथन है। ब्रूकर का कथन भी हम लोग अभी देखिए, हेवलैंड के भी अभी हम लोग कथन देख लिए हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा क्या है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर जो है वह प्रक्रिया है जिसमें डैश डैश, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भाव की अभिव्यक्ति के लिए संकेत या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है।
जिसमें संकेत या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन अ कह रहा है कि कोडिंग, ब है अनकोडिंग, द है इनमें से कोई नहीं, और स जो है प्रतीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं पहले बता देती हूँ कि एनकोडिंग में, डिकोडिंग में आपको, डिकोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का कूटानुवाद का संदेश ग्रहण करते हैं। इसमें प्रतीकों का जो संदेश या प्रतीकों का कूटानुवाद का करके संदेश का ग्रहण करते हैं, किसमें? डिकोडिंग में। और एनकोडिंग में क्या करते हैं? तो संदेश या प्रतीकों का प्रयोग करके ग्रहण करते हैं। विचार या भाव की जो भी अभिव्यक्ति होती है उसके संकेत या प्रतीकों से उसका ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनकोडिंग होगा। क्या होगा? एनकोडिंग। संकेतों या प्रतीकों के कूटानुवाद करके संदेश का ग्रहण करता है, किसमें? डिकोडिंग में। और एनकोडिंग जो है वो संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है इसमें अभिव्यक्ति के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है। संप्रेषण का सिद्धांत जो है वो कौन सा है? ऑप्शन अ कह रहा है कि आपसी समझ या सिद्धांत। ऑप्शन ब जो है संप्रेषण व्यूहरचना का सिद्धांत। ऑप्शन स है योग्यता का सिद्धांत। ऑप्शन द है ए सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी है। संप्रेषण का सिद्धांत जो है आपसी समझ का सिद्धांत, संप्रेषण व्यूहरचना का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, ए सभी है। संप्रेषण के और भी सिद्धांत देख लेते हैं कि इसके और भी कौन कौन से सिद्धांत हैं। संप्रेषण का सिद्धांत, संप्रेषण का जो सिद्धांत है विभिन्न और उपयुक्त चैनलों के प्रयोग का सिद्धांत। दो है भाषा का अधिकार का सिद्धांत, भाषा का अधिकार का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत में संदेश का साधन या प्रेषक जो है वो अधिक से अधिक रुचि उसमें रखने वाला होना चाहिए कि अधिक से अधिक बच्चे जो है उसमें रुचि ले सके। संप्रत्ययों की अस्पष्टता, संप्रत्ययों की अस्पष्टता, फोकस या केंद्रित करने का सिद्धांत, आमने सामने का अंतरक्रिया और आमने सामने का अंतरक्रिया, उपयुक्त हाव भाव का सिद्धांत। उपयुक्त हाव भाव का सिद्धांत जो है वो संप्रेषण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और उपयुक्त हाव भाव जो है वो संप्रेषण भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाता है। उपयुक्त दृष्टिकोण, और उपयुक्त दृष्टिकोण जो है जिसको प्रॉपर एटीट्यूड भी कहते हैं। 9 नंबर है उपयुक्त प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण का सिद्धांत। और 10 नंबर है सहायक वातावरण का सिद्धांत। सहायक वातावरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत में वातावरण उपयुक्त होता है। सही संप्रेषण प्रक्रिया का एक आवश्यक या मूल तत्व है। वातावरण जो है एक मूल तत्व है। इसे मध्यवर्ती चर से रहित या स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे कि शोर से परेशानी, अस्पष्टता, अशुद्धता उच्चारण आदि। संप्रेषण प्रक्रिया को शोर आदि से बचाना चाहिए। मौखिक संप्रेषण प्रयोगकर्ता के सही और स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए। इस प्रकार एक सहायक वातावरण संप्रेषण की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। 11 नंबर है संप्रेषण विषय वस्तु की उपयुक्तता का सिद्धांत। 12 नंबर है योग्यता का सिद्धांत। 12 नंबर जो है वो योग्यता का सिद्धांत। और संप्रेषण व्यूहरचना का सिद्धांत। संप्रेषण व्यूहरचना का सिद्धांत। आपसी समझ का सिद्धांत। आपसी समझ के सिद्धांत या अनुसरण करते हुए प्रभावी और स्पष्ट संप्रेषण प्रोत्साहित होता है। अस्पष्ट जो संप्रेषण है वो प्रोत्साहित होता है। कक्ष की जो परिस्थितियों में यदि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सामाजिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि से परिचित है तो दोनों सिरों से बेहतर संप्रेषण की अपेक्षा की जा सकती है। यह बात उसके विपरीत भी सत्य है। अतः यह कह सकते हैं कि आपसी समझ जितनी अधिक होगी संप्रेषण की प्रक्रिया जो है उतनी ही बेहतर होगी। 15 नंबर है सक्रिय श्रवण का सिद्धांत। सक्रिय श्रवण का सिद्धांत। सक्रिय श्रवण का सिद्धांत जो है बहुत से लोग श्रवण कौशल को निश्चित मानते हैं। वे सुनने और श्रवण में भेद नहीं कर पाते हैं।
सुनना तो केवल ध्वनि तरंग को पकड़ना होता है। श्रवण से अभिप्राय है कि इन ध्वनि तरंगों से जिन्हें हम सुनते हैं और अर्थ निकालना, अर्थात श्रवण करने के लिए ध्यान देना, व्याख्या तथा ध्वनि उद्दीपनों को याद करना आवश्यक होता है। सक्रिय श्रवण कौशल से निम्नलिखित व्यवहार जो है जुड़े होते हैं। हम बहुत सारे व्यवहारों को सुधारने के लिए श्रवण कौशल के प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है आँखों का स्पर्श बनाएं, सकारात्मक सिर हिलाने, ध्यान भंग करने वाली क्रियाओं, प्रश्न पूछना, अनुच्छेद बनाना, बोलने वाले के टोकना बंद हो, अधिक मत बोले संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान। और 16 नंबर है कि शब्दों और क्रियाओं का मिलान करने का सिद्धांत। आप सभी संप्रेषण के बारे में अच्छे से जान लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। संप्रेषण प्रक्रिया की संख्या क्या है? 4 है, 9 है, 5 है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 है। तो संप्रेषण प्रक्रिया की जो 9 संख्या है, संप्रेषण प्रक्रिया जो 9 है वो कौन कौन सा है? तो चलिए आए देखते हैं कि 9 कौन कौन सा है। संप्रेषण की जो 9 प्रक्रिया है यहाँ पर दिया है। फर्स्ट जो है संदर्भ, कम्युनिकेशन कंस्टेंट होते हैं। संप्रेषण के संदर्भ जो होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट होता है भौतिक संदर्भ, जिसमें स्कूल आ गया, जैसे कि स्कूल, शिक्षण, कक्षा आदि। सामाजिक, सेकंड होता है सामाजिक में आ गया कक्षा या विद्यालय के वातावरण सामाजिक संदर्भ में। और चौथा हो गया मनोवैज्ञानिक संदर्भ जो है इसमें आ गया औपचारिकता या अनौपचारिकता। समय संदर्भ, और चौथा जो है वो है समय संदर्भ में यथा मतलब समय संदर्भ में दिन का समय तथा समय की अवधि, दिन के समय तथा समय की अवधि संप्रेषण संदर्भ में ये सभी है। अब नेक्स्ट देखते हैं संकेत का संदर्भ स्रोत। संकेत का जो स्रोत है, संकेत का स्रोत जो है वो व्यक्ति या शिक्षक की घटना जो शाब्दिक या अशाब्दिक संकेतों द्वारा करते हैं, संकेत स्रोत कहलाते हैं। वो संकेत स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकेत स्रोत कहलाते हैं। संदेश भेजना, यह भी संप्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण का माध्यम जो है, इसका अर्थ होता है कि वह माध्यम जिसके द्वारा कोई संदेश या स्रोत से संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुँचे। संकेत या प्रतीक के इसका तात्पर्य है कि संकेत या प्रतीक जो है किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जो संकेत होते हैं वे शाब्दिक या अशाब्दिक भी हो सकते हैं। कुछ संकेत जो होते हैं शाब्दिक होते हैं, कुछ अशाब्दिक होते हैं। ये जो शब्द है वे स्वयं में संकेत या प्रतीक होते हैं, अकॉर्डिंग के बारे में अभी हमने देखा कि अकॉर्डिंग जो है वो विचार या भाव की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। और डिकोडिंग में हमने अभी देखा कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या सूचनाओं को कूटानुवाद कर संकेत ग्रहण करते हैं। किसका? कूटानुवाद करके संकेत का ग्रहण करते हैं। पृष्ठपोषण, जिसको फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक इसका तात्पर्य है कि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है वो संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है। जैसे कि संदेश प्राप्ति की सूचना, संदेश पढ़कर अपना मत प्रस्तुत करना। जैसे कि संदेश प्राप्ति की कोई सूचना मिलता है और उसके संदेश को पढ़कर आप अपना मत प्रस्तुत करते हैं, वही क्या है? फीडबैक है, प्रस्तुत करना है। जैसे कि अभी आप लोग इस क्लास को देखकर उसके बाद से कमेंट में आप कुछ भी कमेंट करते हैं,
जो भी आप कमेंट में प्रस्तुत करते हैं वो क्या है, तो फीडबैक है। संदेश ग्रहणकर्ता रिसीवर, रिसीवर जो होता है वह संदेश ग्रहणकर्ता वह व्यक्ति होता है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करता है, जैसे कि श्रोता, छात्र, दर्शक, पत्र पत्रिकाओं के पाठक आदि, ये सभी क्या है, तो संदेश ग्रहण करता है, रिसीवर है। संप्रेषण की प्रक्रिया के आप लोग इनके तत्वों के बारे में अच्छे से जान लिए। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक अच्छा संप्रेषण हो सकता है, एक अच्छा संप्रेषण जो है हो सकता है अशिक्षक से, अशिक्षक, स जो है श्रवण दृश्य सामग्री, ब जो है माता पिता और द जो है कंप्यूटर। एक अच्छा संप्रेषण जो है हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक। शिक्षक जो है एक अच्छा संप्रेषण हो सकता है। इन सभी प्रश्नों के माध्यम से हमने संप्रेषण का जो टॉपिक है उसको, संप्रेषण की प्रक्रिया की जो टॉपिक है उसको कवर कर लिए हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग प्रश्नों के माध्यम से ही कवर करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको बन सकते हैं। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।